नमस्ते। आज की हमारी कहानी है लालच का परिणाम। यह कहानी नैतिक शिक्षा पर आधारित है। विक्रमादेश का राजा अमर सिंह था। वह बहुत ही दयालु, पराक्रमी और अपनी प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत प्रसन्न और खुश थी। राजा अमर सिंह की दो पत्नियां थी, दो रानियां थी। बड़ी रानी बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता को सभी बस देखते ही रह जाते थे, किंतु वह सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा घमंडी भी थी। नौकर चाकरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। उन्हें छोटी छोटी बातों पर डांट दिया करती थी। बड़ी रानी प्रजा के साथ भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी और उनका भी अपमान कर दिया करती थी। इसी कारण सभी प्रजा बड़ी रानी को पसंद नहीं करते थे। बड़ी रानी के बिल्कुल विपरीत छोटी रानी थी। वह भले ही ज़्यादा सुंदर नहीं थी, किंतु उसका स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सभी के साथ प्यार से रहती थी। प्रजा की परेशानी को ध्यानपूर्वक सुनती थी, फिर उनकी परेशानी को हल भी करती थी। इसी कारण राजा छोटी रानी को बहुत पसंद करते थे। साथ ही राज दरबार के कामकाज में वे छोटी रानी से सलाह मशवरा ले लिया करते थे। यह सब देखकर बड़ी रानी हमेशा छोटी रानी से ईर्ष्या करती थी और वह राजा से छोटी रानी के खिलाफ कोई ना कोई झूठ बात करके राजा को गुस्सा दिया करती थी, ताकि राजा छोटी रानी को डांटे और उससे नाराज हो जाए। एक बार की बात है, बड़ी रानी ने राजा के कान भर दिए छोटी रानी के खिलाफ। फिर क्या था, राजा गुस्से से लाल पीले होकर छोटी रानी के कक्ष में पहुंच गए। उस समय छोटी रानी भगवान की पूजा करने की तैयारी कर रही थी। वह कपास से रुई निकालकर दिए को जलाने के लिए बत्ती बना रही थी। राजा को क्रोधित देखकर रानी थोड़ी सी डर गई। राजा ने छोटी रानी को बहुत डांटा, फटकारा और गुस्से में ही छोटी रानी को महल छोड़कर जाने के लिए कह दिया। फिर क्या था, वह तो वहाँ से चले गए। बस फिर क्या था, बड़ी रानी को तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थी, वो उसे मिल गया। उसने छोटी रानी को महल से जाने के लिए कह दिया। छोटी रानी ने बहुत विनती की, पर बड़ी रानी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी और उसने धक्के मारकर छोटी रानी को महल से निकाल दिया। छोटी रानी जब महल से निकली तो सोचने लगी कि मैं अब कहाँ जाऊँ। अगर मैं शहर में रहती हूँ तो सभी प्रजा मुझे पहचानती है, इससे राजा की बदनामी होगी। रानी चलती जा रही थी, फिर उसने जंगल जाने की सोची और उसी दिशा में चलने लगी। छोटी रानी जंगल में पहुंचने के बाद पानी की तलाश करने लगी। जब रानी को पानी मिल गया तो उसने उसी के किनारे रहने का सोच लिया। फिर उसने जंगल से सूखी लकड़ी और सूखे पत्ते इकट्ठा किए और अपने लिए एक सुंदर सी छोटी सी झोपड़ी तैयार की। वह जंगल से फल तोड़ती और अपना गुजारा करने लगी। फिर उसने सोचा, क्यों ना मैं खेती करूं, जिससे मेरे अपने लिए कपड़े और खाने की व्यवस्था हो जाएगी। बस फिर क्या था, वो लग गई काम में। उसने जमीन को समतल किया। उसको समतल करने के बाद उससे मैं बीज बोने लायक उसे बनाया। फिर उसमें बीज बो दिए। वह नदी से पानी लेकर आती और अपने खेत में डालती। उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी कपास की खेती बहुत अच्छी हुई। फिर उसने सभी कपासों को निकालकर एक जगह इकट्ठा किया। वह अपनी कपास को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वह उसे बेचकर अपने लिए अनाज और कपड़े खरीदना चाहती थी। किंतु उसकी इस खुशी पर तो जैसे बिजली ही गिर गई। उसी समय बहुत तेज आंधी चली और जिससे छोटी रानी ने जो कपास इकट्ठा की थी
वो उड़ने लगी। छोटी रानी ने जल्दी जल्दी बहुत सी कपास को इकट्ठा कर लिया, किंतु बहुत सी कपास जो थी वह उड़ गई थी। छोटी रानी को कुछ नहीं सूझा, वह तो बस उन कपास को इकट्ठा करने के लिए उन कपास के पीछे पीछे चलने लगी। चलते चलते सामने उसे एक गाय दिखाई दी। गाय ने जैसे ही छोटी रानी को देखा तो वह खुश हो गई और छोटी रानी से कहने लगी, छोटी रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दोगी? छोटी रानी को उसके ऊपर दया आ गई। उसने कुछ घास को तोड़ा और उसे खाने के लिए दे दिया। फिर छोटी रानी कपास को इकट्ठा करने के लिए आगे चलने लगी। चलते चलते उसे रास्ते में एक तोता मिल गया। जैसे ही तोते ने छोटी रानी को देखा तो कहने लगा, छोटी रानी, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना। छोटी रानी ने तोते को प्यार से हाथ फिराया और उसे जंगल से अमरूद तोड़कर लाकर दे दिया और तोता उसे खाने लगा। छोटी रानी फिर अपने काम पर लग गई और चलने लगी आगे। वह कुछ ही दूर गई थी कि उसे एक घोड़ा मिल गया। घोड़े ने छोटी रानी को देखा तो कहने लगा, छोटी रानी, मेरे पैर में चोट लग गई है, देखो ना कितना खून बह रहा है, आप इस पर दवाई लगा दो ना छोटी रानी। छोटी रानी ने उसके पैर को देखा तो सच में बहुत खून बह रहा था। रानी ने तुरंत जंगल से औषधि तोड़ी और घोड़े के घाव पर लगाकर पट्टी बांध दी और आगे की ओर चल दी। चलते चलते उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई है। उसके पास में लकड़ी की मोली है। वो उस बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची और उसने बूढ़ी अम्मा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो और आप यहाँ क्यों बैठे हो? तो बूढ़ी अम्मा बोली, मैं बहुत थक गई थी, इसलिए आराम करने के लिए मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ। तब रानी ने कहा कि चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ आती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि मेरा घर उस पहाड़ी पर है, क्या तुम मेरे साथ उस पहाड़ी तक चलोगी? तो रानी ने कहा, हाँ मैं आपके साथ चलती हूँ, चलो मैं आपको छोड़ देती हूँ। रानी ने उसके पास पड़ी हुई लकड़ी की गट्ठे मोली को अपने सर पे रखा और दूसरे हाथ से बूढ़ी अम्मा को सहारा देते हुए चलने लगी। छोटी रानी बूढ़ी अम्मा के घर पहुंचकर लकड़ी के गट्ठे को एक ओर रख देती है और बूढ़ी अम्मा से कहती है कि अब मैं अपने घर को जाती हूँ। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि तू तो पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो गई है, एक काम कर, मेरे घर के पीछे एक तालाब है, उसमें स्नान करके आ जा, तब तक मैं तेरे लिए खीर बनाकर रखती हूँ। छोटी रानी अम्मा की बात को मान जाती है और वह घर के पीछे जो तालाब है वहाँ चली जाती है। अम्मा की बात को मान जाती है और वह घर के पीछे जो तालाब है वहाँ चली जाती है। जब वह तालाब में उतरने लगती है तब उसे याद आता है कि बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि सिर्फ 3 ही डुबकी लगाना है, 3 से ज़्यादा डुबकी नहीं लगानी है। फिर वह तालाब में उतरती है और एक डुबकी लगाती है। जैसे ही वो डुबकी लगाकर ऊपर आती है तो वह बहुत सुंदर बन जाती है, इतनी सुंदर कि जैसे कि वो सुंदर परी हो। फिर वह दूसरी डुबकी लगाती है और जब बाहर आती है तो वह सुंदर सुंदर कपड़े पहनी हुई रहती है। तब छोटी रानी तीसरी डुबकी लगाती है और जैसे ही वह पानी से बाहर आती है तो वह देखती है कि वो बहुत सुंदर सुंदर हीरे, मोती के और सोने के गहने पहने हुई होती है। वह फिर पानी से बाहर निकल आती है क्योंकि उसे बूढ़ी अम्मा की बात याद थी कि उसने कहा था कि 3 ही डुबकी लगाना है। वो
बूढ़ी अम्मा के पास पहुंच जाती है। और जब बूढ़ी अम्मा छोटी रानी को देखती है तो वह मुस्कुराने लगती है और उसे बैठने को कहती है। छोटी रानी बैठ जाती है। तब अम्मा उसे खीर खाने को देती है। छोटी रानी खीर को खाती है। खाने के बाद वह बूढ़ी अम्मा से जाने की इजाज़त मांगती है। तब बूढ़ी अम्मा कहती है कि मैंने तेरे लिए एक उपहार रखा है, तू उस कमरे में जा और जो तुझे पसंद हो वह लेकर चली जा। छोटी रानी उस कमरे में चली जाती है तो क्या देखती है कि वह पूरा कमरा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी आकार की पेटियों से भरा हुआ है। वहाँ सभी तरफ नज़र घुमाती है तो उसे एक छोटी सी डिबिया दिखाई देती है। वह उस डिबिया को उठाती है और उस कमरे से बाहर निकल जाती है और बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देकर अपनी झोपड़ी की दिशा में लौटने लगती है। लौटते समय वह उसी रास्ते से जा रही थी जिस रास्ते से वह आई थी, तो उसे फिर से वही घोड़ा दिखाई देता है। घोड़े ने जैसे ही छोटी रानी को देखा तो वह खुश हो गया और रानी के पास आते ही वह बोला, छोटी रानी, अभी मेरा पैर ठीक है, दर्द भी नहीं हो रहा है, तो चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ। छोटी रानी घोड़े की पीठ पर बैठ जाती है। घोड़ा तेज गति से दौड़ने लगता है। घोड़े पर छोटी रानी को देखकर तोता भी खुश हो जाता है। तब घोड़ा तोते के पास से गुजरता है तो तोता छोटी रानी को आवाज़ देता है। छोटी रानी घोड़े से कहती है कि थोड़ी देर रुको, शायद तोते को कुछ कहना है। घोड़ा रुक जाता है। तोता कहता है, छोटी रानी, आप चलते चलते थक गई होगी ना, तो आप आराम करो, मैं आपको मीठे मीठा गाना सुनाता हूँ। छोटी रानी आराम करने लगती है और तोता गाना सुनाने लगता है। छोटी रानी आराम करने के बाद उठती है और तोते को धन्यवाद कहती है और वापस घोड़े पर बैठ जाती है। फिर घोड़ा चलने लगता है। चलते चलते आगे जाने के बाद उसे वही गाय मिलती है। गाय छोटी रानी से कहती है, छोटी रानी, शाम हो गई है, आपको भूख लगी होगी, आप बैठ जाओ, मैं आपको दूध देती हूँ, पी लो, फिर अपने घर चले जाना। छोटी रानी बैठ जाती है और गाय उसे दूध देती है। छोटी रानी दूध पीने लगती है और और गाय को धन्यवाद करती है। धन्यवाद देकर छोटी रानी फिर से घोड़े पर बैठ जाती है और अपने घर की ओर चलती है। छोटी रानी अपने घर पहुंचने के बाद घोड़े को भी धन्यवाद कहती है और अपने घर की ओर अंदर चली जाती है। घोड़ा अपने घर की ओर चला जाता है। रानी अपनी झोपड़ी में पहुंचकर वहाँ आराम से बैठ जाती है और फिर वो सोचने लगती है कि बूढ़ी अम्मा कितनी अच्छी थी और वो उस के उपहार को देखती है और देखकर उस डिबिया को जो वो अपने साथ लाई थी खोलती है। खोलने के बाद उसके अंदर देखती है तो उसे आश्चर्य का चकित रह जाती है, क्योंकि पूरी डिबिया बेशकीमती हीरे मोती से भरी हुई थी। दूसरे दिन छोटी रानी कुछ हीरों को बाजार में ले जाकर बेच देती है और उन पैसों से अपने लिए एक सुंदर सा महल बनवा लेती है और नौकर चाकर पूरा घर अनाजों से भरा हुआ सब लोग वहाँ पर रहने शुरू कर देते हैं। अब रानी बहुत खुश थी और खुशी से वो रहने लगती है। धीरे धीरे उसके महल और उसकी सुंदरता की खबर सब जगह होने लगती है और ये खबर धीरे धीरे पूरी जगह पर फैल जाने की वजह से बड़ी रानी तक के भी ये खबर पहुंच जाती है। बड़ी रानी सोचने लगती है कि उसके पास इतनी सारी दौलत और वह इतनी सुंदर कैसे हो गई, और वह सोचने लगती है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। बस उसे तो इसका जवाब चाहिए था कि उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए।
बस फिर क्या था, उसके मन में उसे जानने की इतनी बेचैनी होने लगी कि एक दिन वो छोटी रानी से मिलने के लिए उसके महल की ओर निकल गई। छोटी रानी के पास पहुंचकर उसने छोटी रानी से बड़े प्यार से बातें करी और बातों ही बातों में उससे उसके पास इतनी सारी दौलत कैसे आई ये पूछ लिया। छोटी रानी तो बड़ी भोली थी। वह बड़ी रानी की चालाक भरी बातों को नहीं समझ सकी और शुरू से लेकर डिबिया मिलने तक की पूरी बात बड़ी रानी को बता दी। यह सब सुनने के बाद बड़ी रानी ने उससे विदा ली और अपने राजमहल वापस आ गई। पर रात भर वो सो नहीं पाई। उसके मन में लालच आ गया और वो सोचने लगी, क्यों ना मैं भी इसी तरह से उस बूढ़ी अम्मा के पास से हीरे लेकर आऊं। बस यह बात दिमाग में आते ही वो तैयारी करने लगी। तैयारी पूरी होने के बाद वो सुबह का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई उसने अपने सभी कामों को ख़त्म किया और वह जंगल की ओर निकल गई। चलते चलते शाम होने को आई थी। किसी भी तरह उसने पानी को ढूंढा और एक दो लकड़ी को तोड़कर टूटी फूटी झोपड़ी बना ली। उसमें रहने लगी। उसने साथ में बहुत सारे कपास के बीज लाई थी। वह सारे बीज झोपड़ी के पास ही दूर दूर फेंक दिए। उन बीजों को ना तो जमीन में बोया, ना पानी दिया, ना ही उसकी देखभाल की। वह तो बरसात का पानी आया तो कुछ बीज पौधे बन गए। उन पौधों में कुछ कपास भी आ गई। फिर क्या था, जैसे ही कपास आई बड़ी रानी ने उन्हें तोड़ लिया और इकट्ठा करके रख दिया और इंतज़ार करने लगी कि आंधी आएगी, उससे हवा भी चलेगी और वो ये सारी कपास जो है वो उड़ जाएगी। किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर इंतज़ार किया पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब तो बड़ी रानी को गुस्सा आया। उसने सभी कपास को उठाया और खुद ही हवा में फेंकने लगी और कहती, उड़ जा उड़ जा, सारी कपास उड़ जा, कहकर चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी। इस तरह उसने सारी कपास को खुद ही फेंक दिया और फिर वो उन कपास को इकट्ठा करने के लिए उस टूटी फूटी झोपड़ी से निकल पड़ी। उसे तो बस उस बूढ़ी अम्मा तक पहुंचने की जल्दी थी। वह तो कपास को इकट्ठा करने का बहाना था। वह जल्दी जल्दी चलने लगी। उसे रास्ते में वही गाय मिल गई। गाय ने बड़ी रानी को देखा और बड़ी रानी से कहने लगी, बड़ी रानी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। जैसे ही गाय ने खाना मांगा, बड़ी रानी को बहुत गुस्सा आया। उसने आसपास देखा, उसे एक लकड़ी दिखाई दी। उसने उसे लकड़ी को उठाया और दे दनादन गाय को मारने लगी। मारते मारते गाय से कहने लगी, मैं तुझे ग्वालन लगती हूँ क्या? मैं क्या नौकरानी हूँ क्या जो तुम मुझसे खाना मांगती है? और फिर लकड़ी से को दे दनादन गाय को मारने लगी। फिर लकड़ी को एक और फेंक दिया और आगे की ओर बढ़ गई। आगे जाने के बाद उसे वही तोता दिखाई दिया जो छोटी रानी को मिला था। वह बड़ी रानी को देखता है तो बड़ी रानी से भी कहने लगता है, बड़ी रानी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। यह सुनकर बड़ी रानी को गुस्से से तमतमाने लगी और हाथों से ही तोते को दे दनादन मारने लगी और कहने लगी, मैं तुझे नौकरानी दिखाई देती हूँ क्या जो तुम मुझसे खाना मांग रहा है? और फिर दे दनादन उसे मारने लगी। उसको मारने के बाद वह आगे की ओर बढ़ गई। आगे चलते चलते उसे वही घोड़ा फिर से दिखाई दिया जो छोटी रानी को मिला था। वो घोड़े के पास से गुजरने लगी तो घोड़े ने बड़ी रानी से कहा कि बड़ी रानी, मेरे पैर में घाव है, उस पर दवाई लगा दो ना। यह सुनकर बड़ी रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर क्या था, उसने पास पड़ी एक लकड़ी को उठाया और लगी घोड़े को मारने।
दे दनादन, दे दनादन और दे दनादन, दे दनादन। फिर कहने लगी, मैं तुझे डॉक्टर दिखाई देती हूँ जो तू मुझसे दवाई लगाने को कह रहा है। और फिर उसे बहुत मारा और फिर लकड़ी को एक और फेंक दिया और बड़ी रानी चल दी आगे की ओर। आगे जाने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा दिखाई दी जो वहाँ बैठी थी और उसके पास लकड़ी का एक गट्ठा भी रखा हुआ था। बड़ी रानी के पास जो थी वो बूढ़ी अम्मा के पास पहुँची और बूढ़ी अम्मा के पास पहुँचने के बाद कहती है, ए बुड्ढी, तू यहाँ क्यों बैठी है? तो वह बूढ़ी अम्मा कहती है कि मेरा घर उस पहाड़ी पर है, मैं थक गई थी इसीलिए आराम करने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ। इतना सुनने के बाद बड़ी रानी ने कहा, ए बुढ़िया, मेरे साथ तुझे अभी चलना होगा, मुझे तेरे घर जाना है, चल अब उठ, चलते हैं। बूढ़ी अम्मा उठती है तो बड़ी रानी लकड़ी का गट्ठा उठाकर बूढ़ी अम्मा के सर पर रख देती है और उससे कहती है, अब चल जल्दी जल्दी, मुझे देर हो रही है, तेरे घर जल्दी पहुंचना है। फिर वो बूढ़ी अम्मा कैसे तो भी अपना बोझा उठाकर अपने घर तक पहुंचती है और लकड़ी का गट्ठर एक और रख देती है। तब बूढ़ी अम्मा से बड़ी रानी कहती है, ए बुढ़िया, बता हुआ तालाब कहाँ है? मुझे स्नान करना है और जब तक मैं स्नान करके आती हूँ तब तक मेरे लिए खीर बना के रखना। बूढ़ी अम्मा ने तालाब बता दिया कि कहाँ पर है और बताने के साथ ही यह भी कहा कि सिर्फ 3 ही डुबकी लगाना, 3 से ज़्यादा मत लगाना। मैं तेरे लिए खीर बनाकर रखती हूँ। बड़ी रानी ने उसकी बात सुनी और तालाब की ओर चली गई। वहाँ पहुंचकर वो तालाब में उतर गई। फिर उसने एक डुबकी लगाई और जब वह बाहर आई तो वह बहुत सुंदर बन गई, एकदम परी की तरह। फिर उसने दूसरी डुबकी लगाई तो उसे सुंदर सुंदर कपड़े पहन लिए। फिर उसने तीसरी डुबकी लगाई तो बेशकीमती हीरे, मोती और सोने के गहने पहन लिए। यह सब देखकर उसके मन में और अधिक पाने की लालसा जाग गई और सोचने लगी, क्यों ना मैं चौथी डुबकी भी लगाऊं। चौथी डुबकी लगाने से शायद मुझे और कुछ ज़्यादा मिल जाए। फिर उसे बूढ़ी अम्मा की बात याद आई कि उसने तो कहा था कि 3 ही डुबकी लगाना है, फिर ज़्यादा नहीं लगाना। किंतु उसके अंदर अधिक और अधिक हीरे पाने की चाहत ने उसे चौथी डुबकी लगाने के लिए तैयार कर लिया। उसने चौथी डुबकी लगा ली। फिर तो क्या हुआ, वो एकदम काली कलोटी बन गई। उसके सभी कपड़े पुराने और जगह जगह से फटे हुए थे और गहने का तो नाम निशान नहीं था। उसके गले में हाथों में कोई भी गहना नहीं था और तो और उसके बाल भी एकदम खड़े खड़े हो गए थे। वो एकदम कटे फटे और खड़े खड़े बाल उसके दिखाई दे रहे थे। वह ऐसी लग रही थी जैसे कि कोई चुड़ैल हो। वह तालाब से बाहर आई और बूढ़ी अम्मा के पास पहुंची। बूढ़ी अम्मा ने जब उसे देखा तो उसे गुस्सा आया, किंतु उसने अपने चेहरे पर से गुस्सा नहीं दिखाया। बड़ी रानी ने कहा, लाओ खीर दो मुझे खाने के लिए। उसने खीर दे दी। उसने जल्दी जल्दी खीर खाई और फिर बूढ़ी अम्मा से बोली, चल बता, वो कमरा कहाँ पर है जहाँ उपहार रखे हैं। बूढ़ी अम्मा ने उसे इशारे से वो कमरा बता दिया। बड़ी रानी उसी कमरे की ओर चल दी। जब वह उस कमरे में पहुंची तो अंदर जाकर वो क्या देखती है, जैसे छोटी रानी ने देखा था सेम वैसी ही परिस्थिति वहाँ पर थी। चारों तरफ बड़े छोटे और सारी प्रकार की पेटियाँ रखी हुई थी, सूटकेस रखे हुए थे। उसने चारों तरफ देखने के बाद वो सोचने लगी कि छोटी रानी कितनी मूर्ख थी। इतने बड़े बड़े सूटकेस थे, कितनी बड़े बड़ी पेटियाँ थी, उनको छोड़कर उसने छोटी सी डिबिया ली। उसके पास कितने कम हीरे गए। मैं तो उसके जैसी मूर्ख नहीं हूँ।
मैं तो बड़ी पेटी लेकर ही जाऊंगी ताकि मुझे बहुत सारे हीरे मिले। बस इतना सोचने के बाद उसने एक बड़ी पेटी उठा ली और वो उससे उठ भी नहीं रही थी। वो उसे घसीटते हुए बाहर लाई और बिना कुछ बूढ़ी अम्मा को कहे सीधे अपने घर की ओर चल दी। चलते चलते वो उसी रास्ते से चल रही थी जिस रास्ते से वह आई थी। वह चल कम घसीटते घसीटते ज़्यादा चल रही थी। पेटी को घसीटते घसीटते जब वह घोड़े के पास पहुंची तो घोड़े ने जैसे ही बड़ी रानी को देखा तो सोचने लगा कि यह तो वही छोटी रानी बड़ी रानी है जिसने मुझे मारा था, आने दो इसे। जैसे ही बड़ी रानी घोड़े के पास पहुंची, घोड़े ने जोर से बड़ी रानी को लात मार दी। जब लात पड़ती तो बड़ी रानी पेटी के साथ लुढ़कने लगी। लुढ़कते लुढ़कते उसे बहुत चोट लगी। फिर किसी तरह वो उठी और पेटी को घसीटते घसीटते हुए आगे चलने लगी। जैसे ही तोते की नज़र बड़ी रानी पर पड़ी तो उसे भी अपनी चोट याद आ गई। जैसे ही बड़ी रानी वहाँ पहुँची, उसने अपनी चोंच से बड़ी रानी को घायल करना शुरू कर दिया, चोट पहुँचाना शुरू कर दिया और बड़ी रानी को बहुत सा जगह पे घाव हो गए, उससे खून भी बहने लगा। किसी तरह बड़ी रानी ने तोते से छुटकारा पाया। फिर वो आगे की ओर बढ़ गई। अब उसे गाय मिली। गाय को भी बड़ी रानी को देख गुस्सा आ गया और उसने भी बड़ी रानी को एक जोरदार दुलाती मार दी। फिर बड़ी रानी बेटी के साथ साथ लुढ़कने लगी। फिर उसने अपने आप को संभाला और अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में आ गई। अब उसने सोचा मुझे बहुत चोट लग गई है, जाने दो, अब क्या है, ये मेरे पास इतने सारी दौलत आ गई है, अब तो सब ठीक हो जाएगा। अब तो मेरे पास छोटी रानी से भी ज़्यादा हीरे जवाहरात रहेंगे। अब तो मेरे पास सब कुछ होगा, सब ही ज़्यादा ज़्यादा होगा। फिर उन तीनों जानवरों को भी मैं देख लूँगी। चलो अब मैं तो बहुत खुश हूँ। अब इस पेटी को खोलकर देखती हूँ और ज़्यादा खुश हो जाऊँगी। बड़ी रानी अपनी जगह से उठी और पेटी के पास जाकर उसने ढक्कन खोला तो देखती क्या है, वह तो पूरी पेटी हीरों से भरी हुई है। किंतु उसमें सांप को देखकर वह डर गई। जब तक वो अपने आप को संभाल पाती, सांप ने उसे डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, इस तरह से अधिक लालच का परिणाम आपने देख लिया। तो हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।